आचार्य श्री जब नगर में प्रवेश कर गए तो कहते ये डाल्टनगंज था या लालटनगंज है। लोग टार्च जला जला करके देख रहे, उजाला कर करके देख रहे, गाड़ी बाहर निकल रहे हैं तो लाइटें जला जला के बढ़ रहे। तो आचार्य श्री कहते ये डाल्टनगंज है कि लालटनगंज है। ऐसा मौसम बन गया। कुछ दिन का प्रवास हुआ, समाज ने लाभ लिया, प्रवचन हुए और आगे बढ़े और अन्य अन्य जगहों से। यहाँ पहले कोतमा भी एक बहुत अच्छा समाज का गांव पड़ा, वहाँ पर भी आचार्य श्री ने बहुत बड़ा लाभ लिया। कोतमा से भी समाज बंधु उदय चंद जी कोतमा वाले आचार्य श्री के चरणों में बहुत पहले से लगे। जब उनके यहाँ से ब्याह हुआ तो वो भी अपनी एक बस लेकर के अपने समाज बंधुओं के साथ यात्रा में सम्मिलित हुए। कटनी वाले दशरथ लाल जी परिधान वाले जो हैं वो सारी व्यवस्थाएं संभाले हुए थे। धन्ना लाल जी एक टोपी वाले हैं, वो पैदल चलने का संकल्प लेकर के चल रहे थे। सिंगई अजीत जी जो आते हैं अपने पास में, उनके पिताजी सिंगई महेश चंद जी स्वयं ही अपने आप में पूरा पैदल चलने का नियम लेकर के उस उम्र में भी पैदल पैदल, और इनके पैरों में छाले आ रहे हैं, फिर वो उसको फोड़ रहे हैं, फिर कोई दवाई ले रहे, गोली छालों की ले रहे हैं, लेकिन बिहार करेंगे तो करेंगे ही करेंगे। ऐसा उत्साह का वातावरण लगता था कि देखो गृहस्थ भी इतने संकल्प के साथ पैदल पैदल विहार कर रहे हैं। लंबा काफिला हो जाता था, रास्ते पर आगे पीछे करके जब चलते थे, क्योंकि सड़क पर एक साथ तो चला नहीं जाता है, क्रम बना करके, तो आधा पौन किलोमीटर तो यही चलना ही चलना दिख रहा। अनेक जगहों पर असुविधाएं भी हुई, कहीं कहीं पर रुकने को पर्याप्त स्थान भी नहीं मिले, बाहर टेंट वेंट लगा करके भी समाज ने काम किए। एक रात में तो ऐसी स्थिति बनी कि जहां शाम को पहुंच करके विश्राम करना था, वहां के ग्रामीण भाग के लोगों ने आकर के मना कर दिया कि यहां आप लोग क्या कर रहे हो। तो जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा यहाँ पर रात में हम लोग रुकेंगे, हमारा संघ आ रहा है, हमारे गुरु आ रहे हैं, वो रुकेंगे। तो उन्होंने कहा भैया देख लो स्थान सुरक्षित नहीं है, और ये एकदम पूरा जंगली इलाका है, पास में नाला है, पानी पीने को जानवर यहाँ आते रहते हैं, हम लोग तो खेतों में काम करने वाले हैं, शाम शाम को वापस चले जाते हैं, यहाँ रात में तो कोई रुकता नहीं है। अब इनके सामने कोई दूसरा उपाय नहीं, आगे भी बढ़ें तो जगह नहीं और समय भी नहीं आगे बढ़ने का। और ये और किसानों ने दिमाग में बात डाल दी। उन्होंने कह दिया यहाँ तो कई बार शेर और ये चीता वगैरह भी पानी पीने आते हैं, इस जंगल में है, घना जंगल है। अब संघ को कुछ पता नहीं, आचार्य श्री शाम को यूं ही पहुंच गए हंसते हुए, चलो आज तो जंगल जंगल ही दिख रहा, आज जंगल में ही अच्छा सबका विश्राम होगा। हम लोग निश्चिंत थे। फिर जैसे ही बैठे, पैर बैर धुलाए, सामयिक को बैठने को जैसे ही हो रहे थे, तो ये जो कार्यकर्ता थे आकर के कहने लगे आचार्य श्री बाकी तो सब ठीक है, स्थान अच्छा है, दरवाजे हैं, सब बंद है, लेकिन यहाँ तो लोगों ने ऐसी ऐसी बात बताई है। क्या बताई? यहाँ तो पास के नाले में और जंगली जानवर पानी पीने को आते रहते हैं, कई बार दिन में दिख जाते हैं, रात में तो उनका संचार शिकार के निमित्त, पानी के निमित्त होता ही रहता है। अब आचार्य श्री के सामने बात रखी तो आचार्य श्री ने बहुत सहजता में लिया। ठीक है, आते हैं तो क्या हुआ, वो वनराज रहेगा तो अपन भी तो महाराज है। आएगा तो आने दो, वनराज भी है तो महाराज भी है, हम लोग भी तो वनों में रहने वाले ही हैं, चिंता मत करो, चलो ठीक है। फिर भी आचार्य श्री कोई बात नहीं, सावधानी रखना, रात का ही तो समय है, सावधानी रखो, बाहर यहाँ वहाँ आप लोग आना जाना नहीं करना। ऐसा कह करके आचार्य श्री ने निश्चिंत रहो, कुछ नहीं, सब है, संग अंदर है, सब आप भी अपने हिसाब से, बस हो गया, आशीर्वाद दे दिया। अब आचार्य श्री ने तो आशीर्वाद दे दिया और निश्चिंत भी हो गए हैं, वनराज और महाराज कह करके फ्री हो गए आचार्य श्री तो। लेकिन गृहस्थ तो गृहस्थ है, चिंता तो रहती है। उस दिन उन लोगों ने सुबह बताया कि पूरी रात हम लोग एक दूसरे का समय देख करके जागते रहे,
और ऐसा जो गांव वाले बताते कि उजाला करके रखो, थोड़ी सी लकड़ी बकड़ी जला के रखो, तो फिर उस तरफ उनका आना सहज नहीं होता, वो थोड़ा उससे दूरी बना के रहते हैं, अग्नि और उजाले को देख करके वो दूर रहते हैं। तो लोग भी अपने लकड़ियाँ जलाते रहे, थोड़ी थोड़ी बैठे रहे, अपने रात का समय निकल गया, उन्होंने भी निकाल लिया। सुबह सुबह बस विहार करने का समय आया और आचार्य श्री हंसने लगे। हाँ, सभी अंदर आ गए, कैसा रहा, कोई आया नहीं आया? आचार्य श्री नहीं नहीं सब ठीक रहा। अरे भाई, कभी कभार तो ऐसे मौके आते हैं और ये मौका भी चूक गए आप लोग। ऐसा हंसते हुए, चलो चलो लंबा विहार करना है। और उस दिन जो सुबह विहार किया, मैं आपको बताऊं, ब्रह्मचारी थे हम लोग भी पैदल ही विहार करते थे। लगभग 10-12 किलोमीटर तक विहार किया। 10-12 किलोमीटर में कहीं भी किसी भी जगह सूरज की धूप डायरेक्ट नहीं मिली, यानी ऐसी सघनता दोनों तरफ से झाड़ियों की, वृक्षों की, मतलब रास्ता ही चलने को है, इतने पेड़ पौधे, इतने झाड़ झंखाड़ कि उसमें धूप निकल आई है ये एहसास हो रहा, लेकिन अंदर धूप नहीं, छाया ही छाया, छाया ही छाया। आचार्य श्री कहे वैसे ठंड और उस पर ये छाया छाया और मिल गई। चलो भाई, ये भी एक परीक्षा हो रही है। पूरा विहार उसी छाया छाया में, इतनी सघनता वहां पर थी। विहार हो गया, समय निकल गया, बात आगे बढ़ गई। हम ब्रह्मचारियों ने भी, नियम नहीं था कि हम पैदल ही चलेंगे, लेकिन नैनागिर से लेकर के सम्मेद शिखर तक का पूरा विहार पैदल ही किया। कहीं 5 किलोमीटर भी, 2 किलोमीटर भी, 1 किलोमीटर भी कहीं बैठने का ना भाव किया और ना बैठने की कोई स्थिति आई। और उस समय हम लोगों ने साधना के रूप में थे तो ब्रह्मचारी ही, लेकिन तीनों ब्रह्मचारी, अशोक कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, मैं स्वयं, अभ्यास के तौर पर, साधना के रूप में दुपट्टा को ओढ़ना भी बंद कर दिया था। बस दुपट्टे को कंधे पर रखते ही थे, उसको ठंड के कारण ओढ़ते नहीं थे। ये भी आचार्य श्री देखते रहे और निरंतर विहार चलता रहा। ब्रह्मचारियों की ड्यूटी इसलिए लगती थी कि संग तो समय पर विहार कर जाता है, आखिरी में उसे जो भी है, चौकी है, पाटा है, बराबर ग्रस्त श्रावक उठा रहे, रख रहे कि नहीं रख रहे, कोई महाराज जियों की चटाई है, बराबर उसको उठा करके सही रखना, ये इसको देख रेख करना और सहयोग करने के लिए ब्रह्मचारियों की ड्यूटी लगाना पड़ती थी। क्योंकि कोई भी ब्रह्मचारी पीछे रुकना पसंद नहीं करता था। सभी ब्रह्मचारी संघ के साथ ही विहार करना पसंद करते थे। अब सब विहार करना पसंद करते हैं तो अंत में ग्रस्त रहेंगे तो वो अपने तरीके से करेंगे, कभी विवेक रखते, कभी नहीं, कभी उठा पटक कर देंगे। इस सब बाधाओं से, दोषों से बचने के लिए ब्रह्मचारी भी उन कार्यों पर ध्यान रखते और सावधानी से काम करते और कराते थे। अब इतना होने में आधा पौन घंटे का फर्क तो पड़ेगा। संघ निकल गया है, यहां सब होगा, फिर गाड़ी वाहन पर ये वो, तो आधा पौन घंटे का फर्क पड़ेगा। तो जो ब्रह्मचारी आखिरी में होते थे वो अपनी ड्यूटी इस रूप में पूरी तो करते थे, लेकिन वह पैदल ही चलने का भाव करते थे। फर्क ये आता था कि 4-5 किलोमीटर वो पीछे रहते थे, पर वह अपने तरीके से अपनी स्पीड बना करके संघ को पकड़ ही लेते थे। इस तैयारी से हम लोग रहते थे। और यदि संघ ने, जो ब्रह्मचारी संघ के साथ विहार कर चुके हैं, उन ब्रह्मचारियों का यह भाव रहता था और आपस में हम लोगों की बात रहती थी कि यदि संघ के साथ अपन आगे निकल गए हैं तो गांव आने के पहले, आधा घंटे पहले अपन को आगे बढ़ जाना है और संघ पहुंचे कि उसके पहले वहां का प्रबंध बराबर संघ के हिसाब से हुआ कि नहीं, चौकी पाटा आदि आदि देखना है। करने वाले तो करते ही हैं, लेकिन देखने वाला यदि देख रेख करता है तो करने वाला भी व्यवस्थित करता है, और ऐसा पहुंच करके उस व्यवस्था को देखना। ऐसा विहार निरंतर होता गया, अच्छे से हुआ। ईसरी में पहुंचे, 3 जगह के लोग बहुत आग्रह कर रहे। तेरापंथी कोठी वाले अपने लिए कि आचार्य जी हमारे यहाँ रुकेंगे तो
बड़ा संघ है, अपना इंतजाम भी अच्छा रहेगा। सो 13 पंथी कोठी वाले खींच रहे, यहाँ पर 20 पंथी कोठी वाले भी खींच रहे। यहाँ उदासीन आश्रम बरनी जी का था, वो भी सोच रहे आचार्य हमारे यहाँ पधारे। अब तीनों के निवेदन देख करके आचार्य कुछ बोल नहीं सके। फिर चलो चलो पहुँचते, हमारे यहाँ चलो चलो देखते हैं। रुकना एक ही दिन था, अगले दिन विहार करना था। तो जैसे ही ईसरी नगर आया, आचार्य ने अपना मन बना लिया होगा। तो जैसे ही मंदिर सामने पड़ा, आचार्य बोले चलो मंदिर की वंदना करने चलेंगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ करके, और जोर ज्यादा था, तो 13 पंथी कोठी में प्रवेश किया, मंदिर की वंदना कर ली और विराजमान हो गए। आहारचर्या का समय आया, थोड़ा सा संबोधन दे दिया सुबह, आहारचर्या का समय आया, निकल करके 20 पंथी कोठी में आहारचर्या करने को चले गए और वहीं पर सामायिक को बैठ गए। दोपहर की प्रवचन सभा वहां कर ली और प्रवचन सभा के बाद सब लोग भोजन पानी करने को गए। तो आचार्य ने संघ को संकेत दिया, चलो उठे और उदासीन आश्रम में जाकर के वंदना करके शाम को सब लोग इकट्ठे हुए, बोले सब प्रसन्न है ना? हाँ 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 आचार्य सब खुश सब खुश। आचार्य को कुछ फर्क नहीं पड़ता है और आचार्य किसी वैचारिक ऐसी मान्यता से बंधे हुए भी नहीं है। उनकी चर्या अपने स्वाध्याय से, अपने आगम से चलती है। और इस तरह ईसरी नगर में प्रवेश करके अगले दिन सम्मेद शिखर में गुरुवर ने प्रवेश किया। सम्मेद शिखर में प्रवेश गुरुवर का लगभग 24-25 जनवरी के आसपास हुआ था। इस तरह से इतना लंबा विहार करते हुए संघ, मौसम की प्रतिकूलताएं, स्थान की प्रतिकूलताएं भले रहीं, लेकिन संपूर्ण संघ को स्वास्थ्य की अनुकूलता बनी रही। प्रभावना के साथ इतने बड़े संघ के रूप में सम्मेद शिखर की यात्रा संपन्न हो रही थी। और जनवरी के लास्ट सप्ताह में गुरुवर का भव्य अगवानी के साथ मंगल प्रवेश हुआ। शेष वार्ता कल आपके बीच में रखेंगे। महावीर भगवान की जय। कल नहीं परसों रखेंगे। वंदना का भाव जो गुरुवर के मन में बहुत बरसों से समाया हुआ था, वह दिन भी आया जब गुरुवर ने अपने संघ के साथ शाश्वत सिद्ध भूमि सम्मेद शिखर जी में मंगल प्रवेश किया। समूचे इलाके में समाचार तेजी के साथ फैल गया। हजारीबाग, गया, कोडरमा, रांची और विशेष रूप से कलकत्ता की जैन समाज आचार्य का लाभ लेने के लिए, वंदना के लिए लालयत हो उठी। सम्मेद शिखर जी में तेरह पंथी कोठी में जिनालयों की वंदना करते हुए चंद्रप्रभु जिनालय के पास में जो सरस्वती भवन है, उसमें सभी समाज बंधुओं ने गुरुवर को सत्संग विराजमान कराया। जनवरी का आखिरी सप्ताह था, सर्दियां तो थी ही। आचार्य श्री का लक्ष्य भी वंदना करने का विशेष रूप से था। तो बिना कुछ समय गंवाए नीचे नीचे की सभी कोठियों के मंदिरों की वंदना करते हुए गुरुवर ने अगले दिन ही पर्वतराज शिखर जी की वंदना का भाव किया और सत्संग प्रातःकालीन बेला में उजाला होते ही वंदना के लिए आगे बढ़ गया। उत्साह पूर्वक संघ और श्रावक श्रद्धालु सभी जन वंदना करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे।
सभी टोंकों की वंदना करते हुए आचार्य श्री लगभग जो मेरी स्मृति में है 11 बजे के आसपास पार्श्वनाथ टोंक पर पहुंच गए। सर्दी का मौसम था, पहाड़ का खुला वातावरण, फिर उस पर अचानक मौसम भी खराब हो गया। बादल और हवा तो हुई, पानी भी आ गया। और पहाड़ के ऊपर का पानी तो ऐसा है कि आया और गया। नीचे देखो पानी गिर रहा है, ऊपर देखो खुला हुआ है। और बादल बदलियां उड़ते उड़ते जितनी देर बरसना बरसे और आगे बढ़ गए, फिर खुल गया। ऐसा मौसम तो वहां का चाहे जब बन जाता है। लेकिन उस दिन सामान्य बारिश भले ही थी, लेकिन सर्दी बहुत जोरों पर थी, हवा बहुत तेज चल रही थी। 11 बजे पहुंच करके संघ ने पार्श्वनाथ टोंक की वंदना की और आचार्य का मन हुआ कि क्यों न हो आज यहीं पर सामयिक संपन्न की जाए और बड़े रूप में संपन्न की जाए। हालांकि वो उस समय चाहते तो गुरुवर इतना समय था कि पार्श्वनाथ की टोंक की वंदना करके यदि 11:15 बजे भी निकलते तो 12 बजे तक, 12:15 बजे तक तो आराम से नीचे आ जाते। लेकिन गुरुवर का मन था कि पहला दिन है और पर्वतराज पर ही सामयिक की जाए और फिर विशेष रूप से पार्श्वनाथ टोंक, स्वर्णभद्र कूट, जितना स्थान है उतना ही स्थान है। जब हवा चलती है तो भर 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 सब चलता रहता है। फर्श बिल्कुल ठंडा, जैसे बिल्कुल बर्फीला हो। मौसम बिल्कुल ठंडा। और आचार्य ने कह दिया कि अब आज तो फिर यहीं पर सामयिक होनी है। संघ भी तैयार,